Hey friends, welcome to Maya Shares. In this video, we are going to see the data of revenue. आपको स्क्रीन पे एक डेटा दिख रहा होगा। ये मार्च 2018 से लेकर के 21 तक का मार्च 2021 तक का डेटा है और दिस डेटा इज फ्रॉम टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के आप रिवेन्यू या सेल्स को देखिए। 2018 में 2,91,000, 19 में 3,01,000, मार्च 2020 में 2,61,000 और मार्च 2021 में 2,49,000 करोड़ का सेल्स है टाटा मोटर का। और थोड़ा सा राइट साइड में जब मूव करते हैं और देखते हैं नेट प्रॉफिट का, तो वी आर गोइंग टू बी शॉक्ड। कंपनी लॉस में है। अगर 2018 की बात करें तो मात्र 3% का प्रॉफिट और 19 में 9% का लॉस, 20 में 4% लॉस, 21 में 5% लॉस। जब कंपनी खुद लॉस कर रही है तो आपको क्या पैसा खाक बना कर देगी? आप देखिए रिवेन्यू का डाटा। रिवेन्यू का डाटा जो है काफी अधिक है, इसके बावजूद कंपनी लॉस में चल रही है। रीजन क्या है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रिवेन्यू होता क्या है और इसका कैसे एनालिसिस करें ताकि हम बेस्ट रिजल्ट पा सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट इज रिवेन्यू। ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, हम लोग को जानना है रिवेन्यू क्या होता है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले गूगल में आएंगे और लिख कर सर्च करेंगे माया शेयर्स। जब आप माया शेयर्स लिख कर सर्च करते हैं तो आपको mayashares.com की वेबसाइट सबसे ऊपर दिख जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है और mayashares.com की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जब ये वेबसाइट ओपन होगा तो आपको रिवेन्यू क्या होता है करके एक आर्टिकल मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तब आपको आर्टिकल खुल जाएगा कि रिवेन्यू क्या है, एक्चुअली व्हाट इज रिवेन्यू। तो रिवेन्यू को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये रिवेन्यू होता क्या है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, कंपनियां जो है वो कोई भी बिजनेस करती हैं तो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचती हैं। जो प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी वित्तीय वर्ष में, जैसे 2017-18 या 19-20, जो भी वित्तीय वर्ष होगा, उस वित्तीय वर्ष में जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कंपनियां सेल करेंगी उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू होता है और किसी भी कंपनी के लिए इसे ही रिवेन्यू अथवा सेल कहा जाता है। आई थिंक कि आपको रिवेन्यू अथवा सेल को समझ गए होंगे। जैसे अगर 2020-21 का हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष का, तो यहाँ पे एक कंपनी है जो जूते और चप्पल बनाती है, जैसे बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का कुल रिवेन्यू 120 मिलियन का था। तो ये हम कह सकते हैं कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष के लिए बाटा इंडिया का रिवेन्यू जो था वो 120 मिलियन का था। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि रिवेन्यू किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। हम ये नहीं कह सकते कि बाटा इंडिया का अभी तक का रिवेन्यू क्या है, ये दिस इज नॉट ट्रू। हम लोग बात करेंगे किसी पार्टिकुलर ईयर, किसी पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। तो यहाँ पे आपको इस फाइनेंशियल ईयर में बाटा इंडिया का 120 मिलियन का रिवेन्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं इस वैल्यू को कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में हम लोग दर्ज करते हैं और ये इनकम स्टेटमेंट में सबसे ऊपर लिखा जाता है। रिवेन्यू का डाटा जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, इसी कारण इसे टॉप लाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है टॉप लाइन। आप ज़्यादातर अगर टीवी वगैरह में देखते होंगे तो लोग बोलते हैं कि टॉप लाइन का एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये टॉप लाइन का मतलब है कि रिवेन्यू के डेटा को एनालाइज करना काफी अधिक आवश्यक है। तो अगर कोई कहता है कि टॉप लाइन का विश्लेषण करने का अर्थ है, तो रिवेन्यू अथवा सेल के विश्लेषण के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिवेन्यू क्या है, कितने टाइप के होते हैं रिवेन्यू। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को खोलिएगा, और इनकम स्टेटमेंट का भी आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को खोलिएगा जब, तो आपको दो टाइप के रिवेन्यू दिखेंगे। एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा होता है अदर इनकम। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन से जो भी रिवेन्यू आएगा, कंपनी का ऑपरेशनल वर्क क्या होता है, जो कंपनी जिस बिजनेस के लिए फेमस है, जो उसका कोर बिजनेस है, उससे जो भी कंपनी के रिवेन्यू आएंगे उसे हम लोग बोलेंगे कि वो कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि कोर बिजनेस से जो भी रिवेन्यू आता है कंपनी का, उसे हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में लिखा हुआ है, जब कंपनी का रिवेन्यू उसके बिजनेस से आता है, उसके मुख्य बिजनेस से आता है, तो वैसे रिवेन्यू को
रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें, बाटा इंडिया कंपनी का मुख्य पेशा जूते और चप्पल बेचने का है, तो कंपनी के जूते और चप्पल की बिक्री से जो भी रिवेन्यू प्राप्त होगा उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का मुख्य रिवेन्यू होता है, क्योंकि यह कंपनी के कोर बिजनेस से प्राप्त होता है। यदि कंपनी अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बेचती है, सपोज कीजिए कि कंपनी ने अपने किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बेचा, तो वहां से कंपनी को भी कुछ रिवेन्यू प्राप्त हो सकता है। वैसे रिवेन्यू को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोलेंगे, हम लोग उसे अदर इनकम में शामिल करेंगे। फ्रेंड्स, आई थिंक आपको ये पॉइंट दोनों क्लियर हो गया होगा। दो टाइप का रिवेन्यू है, एक होता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक होता है अदर रिवेन्यू। तो अदर रिवेन्यू मतलब कंपनी के कोर बिजनेस को छोड़ करके, कंपनी के कोर बिजनेस को छोड़कर अगर कहीं से भी कंपनी को कुछ इनकम प्राप्त होता है, कुछ पैसे आते हैं, तो चाहे वो प्लांट मशीनरी को बेच करके आए या अपने कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, उसको सेल करने से आए, तो वैसे रिवेन्यू को हम लोग अदर इनकम बोल सकते हैं। या कभी-कभी कंपनियां इन्वेस्ट करती है, वहां से भी कुछ पैसे उनको प्राप्त होते हैं। तो दीज ऑल टाइप्स ऑफ रिवेन्यू आर कॉल्ड फ्रॉम अदर इनकम, और इन्हें अदर इनकम में शामिल किया जाता है। और एक जो कॉलम बनता है वो टोटल रिवेन्यू का बनता है। इनकम स्टेटमेंट आप देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको। तो टोटल रिवेन्यू क्या होगा? तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम के रिवेन्यू को दोनों को सम कर दिया जाता है, तो आपको टोटल रिवेन्यू मिल जाता है। तो किसी भी कंपनी के लिए टोटल रिवेन्यू को ही मानकर चला जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कभी भी कंपनी का अच्छा होना चाहिए इन कंपेरिजन टू अदर इनकम। क्योंकि अगर कंपनी मुख्य बिजनेस से भटक रही है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में या कंपनी के बिजनेस प्लान में प्रॉब्लम है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का कैसा परफॉर्म कर रहा है या उसमें क्या प्रोग्रेस है। उसी तरह अदर इनकम के बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम रिवेन्यू के डेटा को एनालाइज करके व्हाट वी कैन फाइंड, हम लोग को क्या मिल सकता है जिससे हम किसी भी कंपनी में चूज कर सके कि कौन सी कंपनी बेहतर है। तो रिवेन्यू के डेटा आपको बताएगा कि क्या कंपनी का विकास हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी के रिवेन्यू का एनालिसिस करते हैं, तो आप कंपनी के इस वर्ष की रिवेन्यू की तुलना पिछले वर्ष के रिवेन्यू से करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए हमने बाटा इंडिया का बात किया कि 120 मिलियन का रिवेन्यू कंपनी का था 2020-21 फाइनेंशियल ईयर का। 2021 के फाइनेंशियल ईयर का ये डेटा है। अब हम ये देख सकते हैं कि 2021 का ये रहा, तो 21 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। हम ये भी देख सकते हैं कि 19-20 के बीच में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा था, हम 18-19 के बीच में देख सकते हैं। तो हम ये एक ट्रेंड की तरह एनालाइज करेंगे कि कंपनी का मतलब मोटा-मोटी अगर हम 5 साल के भी रिवेन्यू के डेटा को देखते हैं, तो हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कंपनी अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है। कभी-कभी स्थितियाँ अलग हो जाती हैं जिसमें सेल गिर जाते हैं, वो कोई भी रीज़न रहता है। लेकिन हमें ओवरऑल देखना है कि एक लंबे टाइम पीरियड में कंपनी का सेल्स ग्रोथ पोजीशन में है या डाउनवर्ड पोजीशन में है, सेल्स गिर रहा है। अगर कंपनी का सेल्स गिर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का मार्केट में डिमांड गिर रहा है। कहने का मतलब है कि पीपल नो लॉन्गर वांट्स दिस द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी। अगर कंपनी के प्रोडक्ट को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कंपनी का सेल गिर जाएगा। तो ये आपको देखना है कि कंपनी का सेल किस हालात में है। इससे आपको कंपनी का ट्रेंड पता चल सकता है कि कंपनी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि कंपनी का रिवेन्यू जो होता है वो कंपनी के साइज को बताता है। कहने का मतलब ये है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जो 10 करोड़ की ही सेल कर रही है, 10 सीआर की सेल कर रही है, और कोई कंपनी है जो 10,000 करोड़ की सेल कर रही है। तो ऐसे में कौन सी कंपनी का साइज बड़ा होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस कंपनी के सेल्स इतने अधिक हैं तो उसके बैलेंस शीट पे उसके एसेट भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में कंपनी के साइज को बताता है उसका रिवेन्यू। अगर कंपनी 10,000 करोड़ की सेल करके अच्छा खासा पैसा जनरेट करती है और उन पैसों को वो प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में अ, मतलब अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाती है, तो ऐसे में कंपनी का साइज बहुत ही बिगर होता जाएगा बहुत ही कम पीरियड में। तो सेल्स के डेटा को या रिवेन्यू के डेटा को बड़ा होना आवश्यक है।
जैसे आमतौर पर मार्केट कैपिटल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अगर आप इस आर्टिकल को चाहते हैं और भी अच्छे से पढ़ना। रेवेन्यू का मतलब होता है मजबूत मांग। जैसा कि हमने बात किया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है तो सेल्स बढ़ता है, ये आप मानते होंगे। जैसे हमने अभी देखा था कि कोरोना वायरस के समय के बाद डिमांड तो काफ़ी अधिक बढ़ गया, जिससे सेल्स बढ़े, परंतु जो प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन उस अनुपात में नहीं हुआ था, जिस कारण वस्तुओं के जो दाम थे वो काफ़ी अधिक बढ़ गए। और ये खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या व्हीकल्स वगैरह में हमें काफ़ी अधिक देखने को मिला कि डिमांड बढ़ने के कारण वो प्रोडक्ट कम हो गया और सेल्स बढ़ा हुआ था, जिस कारण उसके प्राइस में हाइक आ गया। तो रेवेन्यू अगर किसी कंपनी का अधिक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट को बाजार काफ़ी अधिक पसंद कर रहा है, लोग काफ़ी अधिक पसंद कर रहे हैं और इसी कारण उसका रेवेन्यू अधिक है, क्योंकि उसका डिमांड अधिक है। अब हम आगे कुछ की फैक्टर्स को देखते हैं। जब भी इनकम स्टेटमेंट का विश्लेषण करना हो, आपको काफ़ी सावधानी से करना होता है। इनकम स्टेटमेंट में जो रेवेन्यू का डाटा दिया होता है उसे सतर्कता से समझें। किसी भी कंपनी के रेवेन्यू का डाटा का प्रतिशत बढ़ोतरी या प्रतिशत घाटा जरूर निकालें। फ्रेंड्स, अगर आप रेवेन्यू का एनालिसिस कर रहे हैं तो जैसे हमने बात किया कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर का, आप इसके लिए स्क्रीनर की वेबसाइट का सहारा ले सकते हैं। उसमें 2012 से लेकर के 2021 तक अभी जो फाइनेंशियल ईयर था, तो यहाँ तक के डेटा को दिया हुआ है। उसमें आप क्या कर सकते हैं कि उसे कॉपी करके एक्सेल में ला लें और उसमें आप एक्सेल का फॉर्मूला लगा लें, जिससे कि आपको प्रतिशत निकल जाए कि कंपनी का 2012 से 13 में कितना प्रतिशत ग्रोथ था, 13 से 14 में कितना प्रतिशत ग्रोथ था। तो आप प्रतिशत डेटा को निकाल लें, क्योंकि हम जब तक प्रतिशत डेटा को एनालिसिस नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा कि 10,000 करोड़ किसी कंपनी के लिए ज़्यादा है या 5,000 करोड़ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि सेल्स अधिक हैं और कंपनी का प्रॉफिट कम है, तो उस सेल्स के रहने से भी कोई फ़ायदा है नहीं। किसी भी कंपनी के रेवेन्यू के डेटा का प्रतिशत निकालें और औसतन देखें कि 10% या उससे अधिक का बढ़ोतरी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं और इतने अधिक रिस्क ले रहे हैं, तो आपको रिटर्न भी थोड़ा ठीक-ठाक मिलना है और उसके लिए आप देखेंगे कि कंपनी का सेल्स अगर अच्छा ग्रोथ कर रहा है, तो ज़ाहिर-सा बात है कि अगर कंपनी कोशिश करेगी तो उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएगी। और इसके लिए आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो एक ही बिज़नेस में लगी हुई अलग-अलग टाइप की कंपनियाँ हैं, उनके उनको एक साथ करके एनालाइज़ करें। जैसे अगर हम बात करें मोटर सेक्टर की, तो जैसे टाटा मोटर है, मारुति सुजुकी है, तो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, आइशर मोटर है, इन सबको एक साथ एनालाइज़ करने की कोशिश करें। उनके बैलेंस शीट को देखें, उनके इनकम स्टेटमेंट को देखें, उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें और तब जा कर के एनालाइज़ करें कि हाँ, क्या है। अगर आप रेवेन्यू को समझ रहे हैं और रेवेन्यू को आप एनालाइज़ करने जाएँ, तो इन सारी कंपनियों के रेवेन्यू को के डेटा को देखें और देखें कि कौन-सी कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा है और उसके आधार पर अपना निर्णय लें शेयर के चुनाव का। अब हम बात करते हैं 2 टाइप का रेवेन्यू। एक होता है एक्यूर्ड रेवेन्यू और एक होता है डिफर्ड रेवेन्यू। ये फ्रेंड्स एक्चुअली अकाउंटिंग के बेसिस पे इसे अकाउंटेंट के द्वारा किया गया है। एक्यूर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है इसे हम लोग एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के आधार पे डिसाइड करते हैं। एक्रूअल तरीके के इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंपनी का रेवेन्यू इसमें अपने इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के सेल्स को रेवेन्यू के रूप में दर्ज कर लेती है, भले वो अपने सेल्स के लिए कैश प्राप्त न की हो। कहने का मतलब है कि कंपनी ने प्रोडक्ट को क्रेडिट पे पहुंचा दिया, किसी भी दूसरे बिजनेस को पहुंचा दिया या लोगों को पहुंचा दिया। अब लेकिन कैश कंपनी को आया नहीं है, जबकि प्रोडक्ट शिप हो गया है। तो ये क्या करेगी कंपनी कि उसे सेल्स में दर्ज कर लेगी, जबकि उसका कैश नहीं आया है। हो सकता है वो कैश आए भी ना, तो भी कंपनी के सेल्स में वो आंकड़ा दिखेगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग और इसमें ये जो रेवेन्यू होगा उसे एक्यूर्ड रेवेन्यू बोलेंगे। और डिफर्ड रेवेन्यू क्या होता है कि कंपनियां सेल्स में तभी उस वैल्यू को ऐड करेंगी, उस प्रोडक्ट के वैल्यू को ऐड करेंगी जब कंपनी को पैसे मिल जाएंगे, भले ही वो प्रोडक्ट पहुंचे हो, शिप हुए हो या ना हो। कहने का मतलब है कि कंपनियां जब एडवांस में पैसे ले लेती हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, बिना प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिलीवरी किए हुए, तो ऐसे रेवेन्यू को बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। आई थिंक आपको दोनों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक्योर्ड रेवेन्यू होगा जिसमें हम प्रोडक्ट का शिपमेंट नहीं किए, शिपमेंट हमारा जो है वो हो चुका है,
शिपमेंट हो चुका है बट कैश जो है वो अभी नहीं आया हुआ है। लेकिन डिफर्ड रेवेन्यू में क्या होगा, कैश तो आ गया है परंतु हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये दो टाइप के रेवेन्यू होते हैं और दीज टू टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मेथड। तो अभी जो है अभी एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को फॉलो किया जाता है और इसके आधार पे जो भी रेवेन्यू दर्ज किए जाते हैं वो एक्रूअल रेवेन्यू है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा कंपनी को रिसीव होगा ही। तो ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू वर्सेस प्रॉफिट की, कि कंपनी के पास रेवेन्यू अधिक है तो इसका क्या मतलब है कि कंपनी का प्रॉफिट अधिक है क्या? ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर हम टाटा मोटर के उदाहरण को लेते हैं तो आप शॉक रह जाएंगे कि टाटा मोटर में जो है वो काफ़ी अधिक सेल्स है। आप सेल्स के डाटा को आप देखेंगे तो काफ़ी अधिक है। इसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट जो है वो 3%, -9%, -4%, -5%, ये इसका नेट प्रॉफिट है। कहने का मतलब है कि कंपनी लॉस मेकिंग है। तो जब भी आप रेवेन्यू देखें तो हाई रेवेन्यू इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी अधिक हैं। हाँ, मार्केट में क्या होता है कि कंपनियां जो है वो बिना प्रॉफिट के भी चल जाती हैं क्योंकि इमोशन है लोगों का उसके पीछे। लेकिन वन डे वो कंपनी को सबक सिखाया जाता है और ये मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कंपनी को उसके सही प्राइस पे ला करके छोड़ते हैं। तो इसका आप जब भी एनालिसिस करें तो बेहतर ढंग से करने की कोशिश करें कि रेवेन्यू अधिक है तो इसका क्या मतलब है कि उसका प्रॉफिट है या नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे क्यों। देखिए, जब भी कंपनी अगर सेल्स अधिक कर रही है, मान लेते हैं 2,49,000 करोड़ का सेल कर रही है, अब लॉस होने का रीजन क्या है? लॉस होने का रीजन है कि कंपनी का जो खर्च है, एक्सपेंसेज काफ़ी अधिक है। अगर कंपनी एक्सपेंसेज को घटा देती है, एक्सपेंस को डिक्रीज करती है तो कंपनी प्रॉफिट कमा लेगी। लेकिन वो कौन से एक्सपेंसेज हैं और किस टाइप के एक्सपेंसेज हैं जो कि कंपनी के काफ़ी अधिक बढ़े हुए हैं जिस कारण कंपनी लॉस कर रही है। और मान लेते हैं कि कंपनी ने 13,000 करोड़ का लॉस किया, ये पैसा आएगा कहाँ से? कंपनी अगर रेगुलर लॉस करती रहेगी तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स, ये पैसे जो आते हैं या तो कंपनी अपनी संपत्ति को बेच देती है, संपत्ति बेच करके पैसे इकट्ठी करती है, या तो शेयर को डाइल्यूट करती है, शेयर को बेचती है और तब पैसे इकट्ठी करती है, वो भी उसकी संपत्ति है। और या तो कंपनी जो है वो कर्ज का मार्ग अपनाती है और कर्ज लेती है। कर्ज लेगी तो फिर कंपनी को उसके इंटरेस्ट पेमेंट करने होंगे और इंटरेस्ट जो है वो फिर एक्सपेंस में आ जाएगा तो फिर कंपनी का फर्दर एक्सपेंस बढ़ेगा, कंपनी फिर फर्दर लॉस मेकिंग हो जाएगी और भी अधिक लॉस बनाएगी। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। तो इससे अगर आपको उबरना है तो आपको बेहतर एनालिसिस करना होगा ताकि आप कहीं उस लॉस मेकिंग कंपनी के साथ आप भी लॉस मेकिंग एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर न बन जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे एक्सपेंसेज के कुछ डेटा को और उसकी एनालिसिस करेंगे ताकि समझ सकें कि कंपनी का एक्सपेंसेज कहाँ है और कैसे एनालाइज करें हम लोग एक्सपेंस को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।